है तो सर इम्पोर्टेंट ही बहुत ज्यादा सर, पर फिर भी बीच बीच में आप भी थोड़ा सा वो बता करके हमें सपोर्ट करिएगा। अरे सपोर्ट आपको कर रहे हैं। आप लोग जो है देखिए, जब आप बोलेंगे आपको अधिक समझ में आएगा। सबको ऐसा मत सोचिए कि केवल हमें समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। जी सर, ठीक है सर। आज की फिर आयुर्वेद की क्लास है सर, अभी तो उसमें सर कौन सी है अभी आपकी? भारद्वाज है। भारद्वाज, ओके सर। अभी तो कल सर, कल तो अलार्म पॉइंट है ना सर? शेयर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर, हो गया। हो रहा है? यस सर। नहीं हुआ कहीं से। प्रणाम सर। हुआ नहीं है, शेयरिंग नहीं हो रही। हो रही है सर शेयरिंग पूरी, वो टेबल दिख रही है, हो गई एलिमेंट टेबल। नहीं वो हम मूव कराना चाहिए ना मुझे। अच्छा, मूव होना चाहिए ना उससे। मूव नहीं करेंगे तो कैसे बना? शेयर हो जाता। भारद्वाज शेयर। अब हो रही? यस सर। अब हो रही, लेकिन मुझे शेयर मेरा वो क्यों नहीं हो रहा? शो नहीं हो रहा आपको? नहीं मुझे शो तो हो रहा है, लेकिन मुझे मूवमेंट नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, नहीं हो नहीं रही है मूवमेंट। मूव नहीं हो रही। सर ये पीडीएफ है क्या है सर ये? वो किताब का है। अच्छा, प्रेजेंट हमने करूँ, प्रेजेंट प्रेजेंट स्टॉप प्रेजेंटिंग में। अब यहाँ से मुझे करना चाहिए लिया विंडो। ये है तो भारद्वाज है चैप्टर। सिलेक्ट किया, शेयर किया। ये नीचे नहीं कहीं, नीचे कहीं विंडो में जैसे देखो इसमें नीले वाले में तो कहीं आ रहा है ये चार्ट। अब शेयर हो रहा है? अब हो रहा शेयर? सर हो हो रहा गया, है सर, पर मूव भी हो गया। ठीक, मूविंग तो हो गया, पर जो ठीक। इसके नीचे वाला पेज वैसे आ रहा है। नहीं ठीक है, वो चेंज करेंगे तिवारी जी उसके हिसाब से। अभी अच्छा, हमने इसी पे हमको कंसंट्रेट करना है। ठीक है सर। ये जो इसी को चाह रहे थे ना, यहीं पर तो हमको देखना था। पिछली बार हम लोग ने यहाँ किया था। हम लोग आयुर्वेदिक के 10 उत्पत्ति निदान तालिका पे आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने 10 द्रव्य पढ़ा और 10 द्रव्य और उनको ये देखा कि हम लोगों ने कैसे उसको आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम इन सब पर चर्चा किया। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब हम लोगों ने प्लॉटिंग किया था उनके हिसाब से, अब यही हमारा निदान तालिका है, डायग्नोस्टिक टेबल है। मतलब वर्चुअली जो हमारे यहाँ हेतु लिंगौषध ज्ञानम स्वस्था तो पारायणम सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धे जन पितामह, ये हमारा था हेतु सूत्र। तो हेतु सूत्र माने क्या, क्या कारण है, यानी डायग्नोसिस क्या है। तो ये डायग्नोस्टिक टेबल बनाई गई कि हमने जो उंगलियों में स्थापित किया सारे ऑर्गन्स को, तो हमने उन्हीं उंगलियों में सारी चीजों को स्थापित करना चाहा कि भाई जो भी हम ट्रीटमेंट कहीं कर सकते हैं तो हमको ध्यान ये रखना है हमेशा कि हम जो भी ट्रीटमेंट समझें कि हमको ये करना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कहीं पर हमने क्या किसी उंगली में स्थापित किया है तो हमको कम से कम उंगली मिल जाएगी। क्योंकि पहला आधार हम लोग का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में होता है कि हमको किस उंगली का प्रयोग करना है, किस जगह पर हमको ये ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है।
तब हम कहेंगे ना कि कौन सा मेरिडियन। पहले हमको जाना है, हमको हमारे आपने कहा कि हमको प्रयागराज जाना है, तो पहले तो हम प्रयागराज का टिकट लेंगे, प्रयागराज जाएंगे, फिर हम प्रयागराज में पता करेंगे कि ये मिंटो रोड है कहाँ, तो फिर मिंटो रोड जाएंगे, फिर मिंटो रोड में कहेंगे प्रोफेसर विशाल जायसवाल साहब कहाँ बैठते हैं, तब विशाल जायसवाल साहब खोजेंगे ना। तो विशाल जायसवाल हमारा अंतिम पॉइंट है जो हमको खोजना है। लेकिन प्रोफेसर विशाल जायसवाल साहब तक पहुंचने के लिए पहले हमको जाना पड़ेगा प्रयागराज, तो हमको पहले देखना पड़ेगा उंगली कितनी हमारी, फिर हमको बताना पड़ेगा किस मेरिडियन के चयन करें, और फिर हम लोग कहें कि हमको प्रोटोकॉल क्या देना है, जो जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल को 3 डायमेंशन है। नंबर 1 डायमेंशन, वेयर टू गो, in which finger we have to treat. Number 2, in which meridian we have to treat. And number 3, what should be the real protocol. कि जो हमारी 10 ऊर्जाएं हैं, इन ऊर्जाओं में किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है, यही हमारा ट्रीटमेंट का था। तो अब देखिए हमारे पास फिंगर सबकी वही है, 0 तम से लेकर के हम लोग दिशा के साथ होगी, 8वीं मन की होगी और 9वीं हमारी आत्मा की होगी। ये हमारा वही तम से लेकर तम 0 और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इसको हमको नहीं भूलना कभी। ये फिंगर नंबर 3 हमेशा अग्नि की होगी, हम चाहे कहीं भी रहें। फिंगर नंबर 4 हमारी जल की होगी, चाहे कहीं भी रहें, तो ये हमको नहीं भूलना है। अब वही फिंगर तय हो गई कि हमको उसको, अब हम लोग जब प्रोटोकॉल में जाते हैं तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कुछ, जैसे डॉक्टर लोग भी शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो वैसे हम लोग भी लिखते हैं कि शॉर्ट में, तो हम राइट थंब कह देते हैं, आरटी थंब कह देते हैं, तो इसका मतलब वो राइट थंब है। पूरा लिख सकते हैं लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखें तो राइट थंब कह देते हैं। फिर हम लोग राइट एसएफ, यानी राइट एसएफ माने स्मॉल फिंगर, फिर हम लोग कह देते हैं लेफ्ट एसएफ माने लेफ्ट स्मॉल फिंगर, फिर हम लोग कह देते हैं लेफ्ट आईएफ लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, राइट आईएफ माने राइट इंडेक्स फिंगर, फिर राइट आरएफ माने राइट रिंग फिंगर, फिर लेफ्ट आरएफ माने लेफ्ट रिंग फिंगर, और फिर हम लोग लेफ्ट एमएफ माने हम कहते हैं कि मिडिल फिंगर लेफ्ट पार और राइट एमएफ। तो इस तरह फिर हम लोग कहते हैं राइट थंब, तो राइट थंब, वो लेफ्ट थंब तो लेफ्ट थंब कह देते हैं। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर जो हम लोग शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं। तो चिकित्सा में चूंकि हम लोग जा रहे हैं, थेरेपिस्ट हो रहे हैं, तो हम लोगों को ये शब्द अपने आप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लिख देंगे, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग फिंगर नंबर 0, तो हम जब फिंगर नंबर 0 कहें तो तुरंत समझ जाएंगे राइट थंब की बात कर रहे हैं। हम फिंगर नंबर 3 कहें तो समझ जाए कि हम लोग लेफ्ट इंडेक्स फिंगर की बात कर रहे हैं। ये हमको धीरे धीरे अनुभव से सीखना पड़ेगा। हमको तुरंत पहले शुरू में नहीं याद होगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के बाद हमको ये याद हो जाएगा कि हम जब फिंगर नंबर 7 कह रहे हैं तो हमको समझ लेफ्ट मिडिल फिंगर की बात कर रहे हैं, है ना। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं। आप उसको राइट आईएफ लिख सकते हो, आप उसको फिंगर नंबर 4 लिख सकते हो, जो आपका सहूलियत हो। ठीक, ऑर्गन हम लोग शुरू करते हैं आकाश से। ठीक, तो आकाश से हम लोगों ने शुरू किया, तो हमने कहा कि हम तय किया, तो हमने राइट एसएफ से शुरू किया था, और हमने कहा राइट एसएफ हमारा जो है उसमें हमारा आकाश है। तो हमने द्रव्य के रूप में जो द्रव्य या महाभूत की बात की थी, तो पंच महाभूत में हम लोगों ने आकाश महाभूत में हम लोगों ने एलियो और एलाई को किया था, जो उसके ऑर्गन के रूप में, और इसका विवेचना हम लोग पहले कर चुके हैं, क्यों एलियो एलाई दोनों को एक साथ लिया गया था, ये भी बता चुके हैं। तो दोनों के पेयर ऑर्गन के पीछे क्या अवधारणा थी ये बता चुके हैं। तो हम लोग ने आकाश को लिया फिंगर नंबर 1, जिसको हम लोग राइट एसएफ कह रहे हैं। फिर फिंगर नंबर 2 में हम लोग वायु में हार्ट के साथ और एसआई के साथ लिया था, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फिंगर नंबर 2 लेफ्ट एसएफ। फिर हम लोग लेफ्ट इंडेक्स की बात आ रहे हैं, तो लेफ्ट इंडेक्स में हम लोग अग्नि की बात कर रहे हैं, और अग्नि में हम लोगों ने लीवर और गार्बेडल को लिया था, क्योंकि उनके फंक्शंस के आधार पर, मेटाबॉलिज्म के आधार पर अग्नि रूपांतरण कर रही है, इसलिए लीवर भी रूपांतरण कर रहा है। लीवर भी स्टोरेज कर रही है, वही काम कर रहा है जो अग्नि करती है, पाक कर रही है, प्रभा कर रही है, प्रकाश कर रही है। क्या कर रही है? डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, डिटॉक्सिफाई कर रही है, जीवाणुओं को मार रही है, कीटाणु जो बाहर से आ रहे हैं आपके दुश्मन है उनको मार रही है। तो ये अग्नि वही काम कर रही है। जल, फिर हम लोग राइट इंडेक्स फिंगर की हम लोग कहा जल, तो जल में हम लोग किडनी और यूबी को लिया। यूबी को माना यूरिनरी ब्लैडर, जीबी माने गाल ब्लैडर। तो ये भी शॉर्ट में हम लोगों ने एच लिख दिया, तो हार्ट का है, एसआई माने स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए थोड़ा सा वो है, इसको नॉमेनक्लेचर को
और इनको शॉर्ट फॉर्म को आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आगे चिकित्सा में आप जल्दी समझ पाएंगे। ST मतलब स्टमक और स्प्लीन है। तो पृथ्वी के लिए हम लोगों ने स्टमक स्प्लीन को कहा था, क्यों? पृथ्वी में वही काम कर रही है, पृथ्वी वही काम कर रही है। पृथ्वी क्या काम कर रही है? हमारा भरण पोषण कर रही है, हमारा लालन पालन कर रही है, हमको जल दे रही है, हमको भोजन दे रही है, हमको वनस्पतियां दे रही है, हमको अल्टीमेटली ऊर्जा प्रदान कर रही है। और हम चाइनीज एक्यूप्रेशर में पढ़ते हैं कि स्प्लीन पहली हमारी ऐसी है जो भोजन ऊर्जा को ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, तो वो पहली है, तो वो स्प्लीन, इसलिए वही पृथ्वी काम कर रही है, भोजन दे रही है। स्टमक स्प्लीन दोनों युग्म, दोनों पेयर ऑर्गन हैं जो मिल करके और इस हमारे भोजन को भोजन ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और तो इसलिए हम लोगों ने ST, दूसरा तमाम और रीजन है कि भाई ST स्प्लीन को क्यों हम लोग पृथ्वी ले रहे हैं। पृथ्वी जैसे भारी है वैसे ही स्टमक हमारे पास, आप समझ लें स्टमक एक बड़ा ऑर्गन के रूप में है, लीवर छोड़ दीजिए, लेकिन आप स्टमक बड़ा ऑर्गन ग्रुप में है जिसमें 2.5 से 3 लीटर के आसपास जो है उसमें कोई भोजन या कोई उसके आयतन में आ सकता है। तो वो भी स्टमक भारी, और आप कहते नहीं कि स्टमक भारी हो जाता है तो पेट बढ़ जाता है, उधर जो है हमारा बढ़ जाता है, नॉर्मली वो स्टमक की वजह से है, तो वही इसलिए भारीपन भी उसमें है, इसलिए भी उसको रखा गया। अब इसके बाद जो ऊपर आए, अब उसके बाद समझना हम लोगों को कि यहाँ तक तो हमारा सरल था। अब हम लोग काल की जब बात कर रहे थे तो काल में हम लोगों ने कहा था कि समय की सूचना देने के लिए हमको था। जो समय की सूचना कौन दे रहा है? समय की सूचना कौन दे रहा है? ये बता कौन रहा है कि जाड़ा आ गया, ये बता कौन रहा है कि गर्मी आ गई, ये बता कौन रहा है कि बारिश आ गई? ये बताने का काम स्पाइनल कॉर्ड का है। और स्पाइनल कॉर्ड के शीर्ष पर, यानी अगर रीढ़ की हड्डी नीचे से हम लोग माने जहां कोशिक से, तो जहां पर हम लोग का पीठ का नीचे का भाग आ रहा है, इस बटक से नीचे का भाग है, उस जगह पर हमारा कोशिक है। वहां से अगर ऊपर की ओर हम लोग आते हैं तो हमारा ये पूरी स्पाइन कहलाती है। ऊपर हम लोग को सर्वाइकल का नंबर 1 आता है, C1 जिसको हम बोलते हैं। सर्वाइकल को, क्योंकि सर्वाइकल से C है तो हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया C1, तो सर्वाइकल का C1 आया। जहां पर C1 है वहीं पर उसके ऊपर मेडुला है। तो मेडुला, तो हम लोगों ने क्या कहा कि स्पाइन चूंकि काल का संदेश दे रही है, इसलिए हमको स्पाइन को हमको रखना है किसमें? काल में। काल के बारे में बताने वाले काम स्पाइन का है। तो हम लोगों ने स्पाइन को हम लोगों ने रखा वात ज्वाइंट में। स्पाइन को हम लोगों ने रखा वात ज्वाइंट में, और मेडुला को रखा हम लोगों ने कफ ज्वाइंट में। मेडुला को हम रखा मेडुला को कफ ज्वाइंट में। और मेडुला और नोट कर लीजिए एक लोग, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडुला जो है ब्रेन स्टेम का सबसे लोवेस्ट पार्ट है। ब्रेन स्टेम का सबसे लोवेस्ट, ब्रेन का स्टेम मतलब ब्रेन माने स्टेम, तना, तो तना का नीचे, रूट ऊपर है लेकिन ये तना का नीचे भाग, इसलिए कह रहे हैं कि यहीं से तना जो ब्रेन स्टेम जाएगा तो मेडुला के बाद पोन्स, और पोन्स के बाद मिड ब्रेन आएगा। तो ये उसका एक नोमेनक्लेचर है। तो मेडुला को हम रखा, तो हम लोगों ने काल फिंगर नंबर 6 में हम लोगों ने मेडुला को कफ ज्वाइंट में रख दिया, और स्पाइन को हम लोगों ने रखा ऊपर के ज्वाइंट में, वात ज्वाइंट। ठीक, फिर हम लोग दिशा पर आ गए। दिशा में हम लोगों ने देखा कि जो दिशा काम है, दिशा में हम लोगों ने पैरों को रखा था। आगे देखेंगे पैरों को रखा था। क्यों पैरों को रखा? दिशा माने ऐसा नियंत्रक है जो हमको डायरेक्शन दे रही है कि हम पैर से चलें, तो वो चलने के आधार पर है। तो सेरेबेलम एक ऐसा हमारे पास ब्रेन, ये सब ब्रेन पे चले गए, हम लोग ब्रेन में चले गए। ब्रेन माने हम लोग आत्मा मन की जो बात, काल दिशा मन आत्मा की बात कर रहे हैं, वहीं पर बात कर रहे हैं। तो काल दिशा मन आत्मा, तो हम लोग ब्रेन की सारा ब्रेन में आ गया, और मॉडर्न साइंस से हम लोगों ने उसको अपने को बैलेंस किया, ताकि समझ में हम लोगों को आए कि हम लोग दिशा को करें तो कहाँ पर करें ट्रीटमेंट। तो हम लोगों ने BHV पढ़ने का फायदा ये था कि हम लोगों ने मॉडर्न साइंस को भी पढ़ना जाना, और उसके आधार पर हम लोगों ने दोनों को एडजस्ट किया। तो कैसे एडजस्ट किया, सामने कैसे बुझाए? सेरेबेलम नॉर्मली जो वो नियंत्रक है जो
जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपकी जो बैलेंस बॉडी रहती है तो वो सेरेबेलम की वजह से होती है। जब आप सोने जाते हैं तो जब आप लेटते हैं तो आपका सर अचानक नहीं गिर पड़ता, धीरे धीरे करके पूरा शरीर जाता है और ये बैलेंस करने का काम जो है सेरेबेलम करता है, सेरेबेलम। और एक और करता है वेस्टिबुलर ऑपरेटस, नोट कर लीजिए आप लोग जो आगे सेमेस्टर 4 तक तो जान रहे होंगे, 3rd 4th वाले। वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, ये कान में होता है, और ये कॉक्लिया जो कान का अंदरूनी भाग है उसमें वेस्टिबुलर एपरेटस होता है। तो वो वेस्टिबुलर एपरेटस जो है ये और सेरेबेलम ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। उसका काम कान में बैलेंस करना ही है, तो वो बैलेंस करने के लिए है। और आप लोगों ने चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने अभी जो पढ़ा होगा इसके पहले एक और एपरेटस की बात पढ़ी, वो कहीं है सेल में। सेल में कोई एपरेटस का नाम बताइए जो एपरेटस ना क्यों। गाल्गी अपरेटस। बस तो ये सेमेस्टर 1 के लिए है, ये कि आप नोट कर लीजिए कि गाल्गी एपरेटस एक एपरेटस है, लेकिन वो इसका भाग है, सेल का भाग है, एपरेटस नहीं है। एपरेटस हम लोग जानते हैं कि माने कोई मशीन, कोई उपकरण, कोई नापना है, कोई करना, ये नहीं, वो एपरेटस नाम दिया गया है। तो एक एपरेटस आपके समझ में आया, कौन सा? गाल्गी एपरेटस, जबकि वो सेल का पार्ट है। दूसरा एपरेटस क्या समझ में आया आपको? एक नाम अभी नहीं आपने पढ़ा कहीं, हम बता रहे हैं कि उसमें वेस्टिबुलर एपरेटस है जो सेरेबेलम के साथ एक्ट कर रहा है और दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बैलेंसिंग हो रहा है। तो इसलिए उसको दिशा के साथ हम लोग रखा, और सेरेबेलम को हम लोग फिंगर नंबर 7 में कहा रख दिया? कप जॉइंट में। फिर हम लोगों ने कहा ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम किनारे किनारे पीछे देखिए, इस जगह पर जहां पर आप दिखाई पड़ रही, यहाँ पर इस जगह पर सेरेबेलम है, और सेरेबेलम के पास में बिल्कुल पॉन्स है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मेडुला से ऊपर गया तो पॉन्स आ गया। तो पॉन्स और सेरेबेलम, ऐसे सेरेबेलम है और ये पॉन्स है, ये पॉन्स यहाँ पर पॉन्स है, समझ लीजिए कि ये पॉन्स है और ये सेरेबेलम इस तरह, ये पॉन्स इस जगह पॉन्स है, ठीक। तो इसलिए पॉन्स को दिशा के साथ रखा गया, पॉन्स को ऊपर रख दिया गया, कहाँ? वाद ज्वाइंट में, ठीक। अब आया फिंगर नंबर 8, मतलब राइट मिडिल फिंगर। तो हम लोगों ने क्या किया, मन का काम क्या था? मन का काम जो था, सारे इंद्रियों को कंट्रोल, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, सबका कंट्रोलर है वो, और वही विचार कर रहा है, वही तर्क कर रहा है, वही वितर्क कर रहा है, वही उस पर जो है सारा काम उसके मन के कंट्रोल में है। वही जब इंद्रियों को कहता है काम करो तो काम करते, नहीं तो नहीं करते। तो इसलिए एक सिस्टम ब्रेन में ये खोजा गया कि ऐसा सिस्टम कौन है जो हमारे इस मन के साथ बिल्कुल उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम हमारे पास निकला, लिम्बिक सिस्टम। अब देखिए सिस्टम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल, पीएचबी में सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर हम लोगों ने सिस्टम, और फिर सिस्टम बाद हम लोग पढ़ा था बॉडी। यही अवधारणा ना, ऐसे आरोही क्रम में। तो ये सिस्टम की बात कर रहा है, यानी सिस्टम माने कई ऑर्गन का समूह होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑर्गन का समूह नहीं है, ब्रेन में अनेक पार्ट्स का ये समूह है। ये समूह तो है, लेकिन ब्रेन में विभिन्न भाग का, विभिन्न पार्ट्स का ये समूह है। और मिड ब्रेन, हमने कहा था ना कि मिड ब्रेन, यहाँ पर मिड ब्रेन ऊपर जा रहा, तो मिड ब्रेन ऊपर गया, और मिड ब्रेन के पास ही लिम्बिक सिस्टम का पूरा वो है। अब लिम्बिक सिस्टम क्यों सिस्टम कह रहे हैं? तो इसमें लगभग लिम्बिक सिस्टम में 9 सिस्टम है, 9 पार्ट्स है। आपने देखा होगा कोई ऑफिस होता है, एक कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है, उसके 4 ब्रांचेस होती हैं, एसडीएम साहब यहाँ बैठेंगे, फिर उनके नायब तहसीलदार कहीं बैठते हैं, फिर उनके और कानून को कहीं बैठते हैं। ऐसे करके आपके पास एक चेन ऑफ ऑफिस होती है, जिसमें डीएम साहब तो ऊपर रहते हैं शीर्ष में, लेकिन अब कोई एक जमीन का कोई नाप की बात हो तो कानून गो से लेकर के, लेखपाल से लेकर के, कानून गो से लेकर के, तहसीलदार से लेकर के, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और तब रिपोर्ट पहुंचती है कहाँ? डीएम साहब को।
वैसे ही लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके द्वारा कोई कार्य किया जाना या कोई सूचना ब्रेन को मिलती है तो ब्रेन कैसे फंक्शन करे, उसके लिए ब्रेन के पास ऐसा सिस्टम है कि वो सारे अपने लोगों का इंटरेक्शन करता है और उस इंटरेक्शन के बाद एक आदेश को निकलता है, उस आदेश को ब्रेन का ऑर्डर कहा जाता है। तो वो जो हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन ने ऑर्डर को दिया है, ब्रेन ने ऑर्डर, उसको हम लोग बोलते हैं कि मोटर नर्व के माध्यम से वो ऑर्डर जाता है। मोटर माने जो ले जाती है और कोई सूचना बाहर भेजती है, भैया ये काम करना है। तो ये ऑर्गन्स को जाती है या मसल्स को जाती है, ठीक। तो ये लिम्बिक सिस्टम, उस सिस्टम की वजह से मन को रखा गया। ये विचार, आपका सुख दुख, जो भी आपकी इच्छा, ये सब कंट्रोलिंग के लिए लिम्बिक सिस्टम है। और इस लिम्बिक सिस्टम का अभी आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ जाएंगे। अब लिम्बिक सिस्टम है, अब लिम्बिक सिस्टम के साथ मिड ब्रेन है, तो मिड लिम्बिक सिस्टम को रखा गया हम लोगों ने राइट में कफ जॉइंट पे रख दिया और मिड ब्रेन को रख दिया हम लोग वात जॉइंट। फिर अब आत्मा की बात आई, 9वें नंबर की बात आई, तो 9वें नंबर में कहा किया गया, तो यहाँ आगे तो 9 नंबर में हम लोगों ने जो ब्रेन के साथ कोरिलेशन उसको किया, तो वहां हम लोगों ने रखा कि हमारे पास ब्रेन के 2 पार्ट है। एक पार्ट ऊपर की ओर है जो स्कल है हमारा, इसके नीचे बाल थे, बाल के बाद चमड़ी है, चमड़ी के बाद आप वो स्किन है, स्किन के अंदर आप बाहर की जो खोपड़ी जिसको कहना चाहिए खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर 3 मेनिंजेस हैं। 3 मेनिंजेस माने 3 रक्षा कवच है, उन मेनिंजेस कहलाते हैं। और वो परतें हैं, उन परतों के बीच में अलग अलग किसी में कहीं तो आपका ये क्या कहते हैं हार्ट की सब वेन्स वगैरह हैं, नर्व्स वगैरह, वो नर्व नहीं वेन्स वगैरह हैं, और कहीं पर सीएसएफ भरा हुआ है। उन्हीं तीनों में बीच वाले में सीएसएफ भरा हुआ है, जो आपको सीएसएफ पोषण दे रहा है, जो आपको ब्रेन को कंट्रोल कर वो रक्षा कर रहा है। तो वैसे ही, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ तक, उसके नीचे क्या है, कॉर्टिकल ब्रेन, कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स जिसको ग्रे मैटर कहते हैं। जब ग्रे मैटर पढ़ेंगे तो आप ग्रे मैटर, आप केवल अभी इतना जान लीजिए इस सेमेस्टर 1 के लिए कि ग्रे मैटर होता है जिसका नाम कॉर्टेक्स है। तो ग्रे मैटर और कॉर्टेक्स एक ही बात है। तो जो कॉर्टेक्स है या ऊपरी भाग है, ये समझ लीजिए ऐसे भाग है ये वाला, तो ये जो कॉर्टेक्स है, उस कॉर्टेक्स में आत्मा को हम लोग रखा, तो उसको हम लोग रख दिया, कॉर्टेक्स को रख दिया हम लोगों ने कहा ऊपर वाले ज्वाइंट पे, वात ज्वाइंट। ये कॉर्टेक्स करता क्या है, जो सूचनाएं आपकी आती हैं ब्रेन में, उन सूचनाओं को ये ग्रहण करता है, फिर उन सूचनाओं के आधार पर क्या कार्रवाई हो ये भी सब भेजता है। तो फिर आपका लिम्बिक सिस्टम, सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, और फिर तब कोई मोटर नर्व निकलती है। तो इतना ये है। अब इसको हम लोगों ने दिया वात ज्वाइंट में, क्योंकि बाहरी भाग था, ऊपरी भाग था। न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, फिर हम लोगों ने कहा भाई इसमें भी 2 पार्ट होने चाहिए, नीचे कौन सा रखें, तो हम उसके नीचे जो है, कॉर्टेक्स के नीचे हमारे पास तमाम ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स ऐसे कैसे हैं जिसमें न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस माने सेंटर, सेंटर माने इसलिए कहा गया न्यूक्लियस क्योंकि यहाँ न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई माने उसमें बॉडी ऐसा है, उसके जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, उसमें जो मुख्य भाग होता है वो बॉडी होता है, बॉडी बोलते हैं उसको। तो वो जो बॉडी है, मुख्य भाग, वो जो है यहीं पर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन में नीचे की सतह पर, ब्रेन की निचली सतह पर वो विद्यमान रहते कहीं कहीं, तो उनको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो वो न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन में हम लोगों ने माना कि आत्मा का निवास स्थल यहाँ पर। इस प्रकार हम लोगों ने ये 9 नंबर किया। अब ऊपर क्या रखे देखिए, तम में हमने क्या माना, तन को हमने शरीर माना था, शरीर का रचनात्मक इकाई शरीर की कहा था, और इसको कहा था कार्यात्मक इकाई। ये संरचनात्मक इकाई राइट वाली हुई हमारी, संरचना वाली कौन सी, स्ट्रक्चर वाली राइट, क्यों, क्योंकि ये इंद्र थी, और ये क्या थी, कार्यात्मक इकाई। तो कार्यात्मक इकाई कौन थी, आत्मा थी, और ये कौन थी, शरीर था। तो शरीर, तो अगर फंक्शन में कभी करना हो तो लेफ्ट का इलाज करेंगे, और कभी स्ट्रक्चर करना हो तो राइट का करेंगे। इसी से थेरेपी निकलेगी कि अगर कभी हमको किसी शरीर के
स्ट्रक्चर का इलाज करना हो तो हम राइट थंब में कर सकते हैं, और फंक्शन का इलाज करना हो तो हम लेफ्ट थंब में कर सकते हैं, है ना। ये इस तरह की अवधारणाएं नोट करते रहेंगे तो इन अवधारणाओं के आधार पर आपका कभी बढ़ेगा। अब देखिए, तो इसमें हमारे पास देखा हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास थे, 2 ऑर्गन थे, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम लोगों ने रखा नीचे, क्यों? इन के रूप में, और यांग के रूप में हम रखा रिप्रोडक्शन ऑर्गन, क्योंकि दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। तो गोनेडियल ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन संबंध रख रहे थे उनको हम लोगों ने रखा वात रूप में। वात क्यों? अधिक सक्रिय है, अधिक ऊर्जावान है, अधिक वो है, मूवमेंट वाला है। तो क्यों मूवमेंट वाला? क्योंकि वो उसमें उसकी शक्ति अधिक है, वो रचना कर रहा है, संरचना में सीधे योगदान है उसका, तो इसलिए ऑर्गन को हम लोगों ने ऐसा। ठीक है, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया? सेमेस्टर 1 2 समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। गुड। अब हम लोग अब हमारे पास एंडोक्राइन ऑर्गन्स थे, उन पे हम चर्चा कर लें। तो ये समझते जाइए, ये पूरा इसलिए फिलॉसफी की ये जान जाएंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50% 20%, लेकिन ये जान जाएंगे तो दिस इज द बेस ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम की बात हम लोग करने लगे। तो एंडोक्राइंस में हम लोग ने कहा था एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल सीवी मेरिडियन, अगर आप सीवी मेरिडियन को आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे सीवी मेरिडियन जहां चल रही है वही एंडोक्राइन सिस्टम है, वही। और आप कभी आगे सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे योग दर्शन में जितने हमारे मूलाधार ये सब बने हुए हैं वो सब वही, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक यही एरिया है और यहीं से है। तो यही एंडोक्राइन ऑर्गन है, यही रीढ़ की हड्डी है, इसी में, इसी के पीछे रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए एंडोक्राइन ऑर्गन बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ये क्या करते हैं? ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कुछ सीक्रेशन करते हैं, इनकी सीक्रेशन को हार्मोन बोलते हैं, वो भी केमिकल है, लेकिन ये ऐसे है, ये सीधे रक्त में अपना काम करते हैं, सीधे रक्त में, कोई मेरे किसी बेस पर काम नहीं करते, वो एंडोक्राइन कहलाते हैं। जो किसी प्लेटफॉर्म में न हो, किसी प्लेटफॉर्म पर न हो, किसी चैनल से संचालित न हो, और सीधे रक्त प्रवाह में सीधे कैसे जाएंगे थ्रू ईसीएफ आपने पढ़ा ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसी के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि चैनल तो बंद है, रक्त प्रवाह तो ऐसे बंद है, इसमें जाने के लिए आपको ईसीएफ में जाना पड़ेगा, तभी जाएंगे। तो ये सीधे ईसीएफ में देते हैं। ऐसा नहीं कि डग से यहाँ से चले और फतेहपुर तक या इलाहाबाद तक जाएं और तब वहां चैनल छोड़ना, ये सीधे वहीं पर जहाँ पास में लोकल जहां पर हो वहीं पर ब्लड सिस्टम को दे देंगे और काम कर लेंगे। तो ये इसलिए एंडोक्राइन कहलाए। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो चीजें होती हैं। एक्सोक्राइन माने जिसमें कोई चैनलाइज्ड हो, एक्सोक्राइन माने जिसमें कोई चैनल हो, जिसमें कोई प्लेटफॉर्म हो। प्लेटफॉर्म माने जहां आप रह सकते हैं, जहां पर बैठ सके, जहां पर आप लेट सके, वो प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इनके पास नहीं है, और जिनके पास है वो एक्सोक्राइन कहलाते हैं। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। टेस्टिस एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। थैलम, अब देखिए तम की छोड़ दिए, भी तम का बाद में आएगा, ठीक है। हम लोग आकाश से शुरू करते हैं। आकाश ने जब कभी एंडोक्राइन, देखिए अब आप समझिए, वहां तो ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ है, वो भी तो गोनेड्स है। तो वहां जब ऑर्गन की बात आप कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोगों ने रखा था 0 में। लेकिन जब कभी एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे कि वो कोई हार्मोन निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, तब ट्रीटमेंट का सिस्टम बदल जाएगा, एंडोक्राइन ऑर्गन्स की बात करेंगे। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? यही महत्वपूर्ण दोनों में। एक ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो वो हम लोग रखा गोनेड्स को, यहां रख दिया, ठीक। लेकिन जब एंडोक्राइन ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसको नहीं रखा, हमने आकाश में रखा। तो जहां कहीं जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो, यानी कोई सीक्रेशन हार्मोन की बात हो कि हार्मोन निकाल नहीं रही पिट्यूटरी, आप लोग गोनेड्स निकाल नहीं रहे हैं अपना हार्मोन, या सीक्रेशन एफएसएच कम हो रहा है जो वहां से निकाल,
ये एफएसएच तो वहां से निकलता है, लेकिन जो उनके द्वारा निकलता है, दो ओवरी से दो निकलते हैं और इनके गोनेट से भी एक, यहाँ से भी एक निकलता है। तो ये जो हार्मोन्स न निकल रहे हों तब हम लोगों को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, किसमें, एंडोक्राइन ऑर्गन में, तब गोनेट्स में आकाश में आ जाएंगे। व्हेन वी आर ट्रीटिंग ओवरी फॉर gonadial, for endocrine system, only then we should treat gonads on आकाश। उसके पहले ऑर्गन की बात करेंगे तो ऑर्गन में सीधी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप इंडोक्राइन ऑर्गन की बात करेंगे तो गोनेड्स को। क्यों गोनेड्स को? क्योंकि जैसे आकाश विस्तृत है वैसे गोनेड्स का प्रभाव विस्तृत है। उसका एक छोटा सा सीक्रेशन तो है, लेकिन वो सृष्टि क्रिएट कर रहा है, वो आकाश की तरह विस्तृत हो रहा है, इसलिए उसको गोनेड्स को रखा गया। दूसरा सिस्टम क्या है कि नीचे से ऊपर तक के सारे ऑर्गन्स को इसी में ले लिया गया। नीचे से ऊपर ऑर्गन को, नीचे से ऊपर एंडोक्राइन ऑर्गन्स को लिया गया। तो एक तो ये आधार है, लेकिन दूसरा आधार ये कि गोनेड्स माने विस्तार दे रहा, वो सृष्टि सृजित कर रहा है, इसलिए उसको आकाश शब्द रखा गया। आकाश विस्तृत है, उसका भी बहुत और छोड़ नहीं पाए। तो ऐसे ही गोनेड्स का विस्तार कितना अधिक है ये आप समझिए कि उस सिक्रेशन से कितना क्रिएशन हो रहा है। नाउ वी कम टू वायु। वायु क्या है? वायु चल है। वायु काम क्या है? चलायमान है, चल की तरह हो रहा है। तो वहां यहाँ एड्रिनल ग्लैंड जो है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है दो, हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, और ये एड्रिनल ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन होता है, वो सीक्रेशन आप पढ़ेंगे तमाम किताबों में, जो उनका सीक्रेशन होता है वो क्या होता है? वो चलायमान। चलायमान कैसे? वो जब आपकी फाइट और फ्लाइट कंडीशन होती है तो उनके लिए बहुत यूजफुल है। यानी आप करो या मरो की स्थिति आ गई, आपको शेर को देख करके शेर को मारना है कि शेर से लड़ना है कि भागना है, ये जो कंसेप्ट है ये वायु का रूप है, चल है प्रचंड के रूप में। तो वैसे ही आपके अंदर जो ऊर्जा देता है तत्काल, आप किसी झगड़ा करने गए और वो आदमी बहुत भारी पड़ रहा है, तो आपको जो क्रोध आ रहा है वो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से आ रहा है। आपका उसमें आप एड्रिनल ग्लैंड आपकी शक्ति को दुगुनित कर देता है, लड़ने की क्षमता देता है। तो जो क्षमता दे रहा है वायु की तरह कर प्रचंड, ठीक है। तो इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को वायु। पैंक्रियाज का हिंदी में नाम है अग्न्याशय। अग्नि है, अग्न्याशय। पैंक्रियाज कौन सा काम कर रहा है? पैंक्रियाज वही काम कर रहा है जो अग्नि कर रही है। अग्नि क्या कर रही थी? पाक, प्रभाव, प्रकाश, वर्ण, रूपांतरण। तो रूपांतरण कर रही है, यानी मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा सेंटर है पैंक्रियाज की अहमियत। अब आप यहीं से नोट कर लीजिए, और डॉक्टर वॉल को जो लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाज को समझ जाएंगे। और महत्वपूर्ण, पैंक्रियाज ऐसा ऑर्गन है जो अभी कल तिवारी जी ने बताया था कि ऊपर से बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट लेकर आती है क्या? बाइल जूस। और पैंक्रियाज डक्ट जो है अपनी डक्ट निकालती है, और दोनों हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट मिल जाती है, दोनों मिल जाती है। तो दोनों, हिपैटो माने ऊपर से आने वाली, तो लीवर माने हिपैटिक लीवर, तो हिपैटिक ऊपर से आती है और यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट आती है दोनों। और वहां पर गेट ऑफ वीरसंगे होता है, जहां पर उन्होंने बताया था कि हमारा ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम का जो गेट है उसको गेट हो वीर संघे, यानी वीर पुरुष। आप ये मान लीजिए हिंदी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका तात्कालिक अर्थ है, मैं अपने इंटरप्रिटेशन, वीर संघे नाम है उसका, VIRSEN SINGH ऐसे कुछ है। तो वीर संघे यानी वो, उसके बिना ड्यूडेनम में, इसके बिना आपका कोई काम मेटाबॉलिज्म हो नहीं सकता। इसलिए उसको सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का, मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा हेड माना गया है पैंक्रियाज। और उसकी वजह से कितनी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, अनेक बीमारियों की जड़। तो इसलिए पैंक्रियाज का अर्थ अब आप समझिए कि पैंक्रियाज छोटा सा है, लूप में है, स्थिर है। कहाँ? अभी बताया था तिवारी जी ने कि उसके लूप में है, स्टमक के लूप में। लूप माने यूं अगर स्टमक है तो चुपचाप छिपा हुआ है, उसे ठीक है, तो वहां छिपा था। लेकिन उसका डक्ट जो आता है, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो
सिक्रेशन, जो उसका सिक्रेशन होगा बाइल से और उसका दोनों को मिल करके, और क्या करेंगे कि पूरे उसको एसिडिक को एल्कलाइन बना देंगे। ये महत्व है उसका, और एल्कलाइन बना देंगे। फिर आगे आपने पढ़ा था एक और कि ऊपर से लाइपेज खींच लेता है। ये सब जो मिलता है, तो इन्हीं के बाद ये एक एक्टिविटी शुरू होती है। इसलिए सबसे बड़ा, अगर आप कभी कोई पूछे, आपको प्रश्न पूछेगा आगे चल के सेमेस्टर में, तो कोई पूछेगा कि हमारा जो है मेटाबॉलिज्म का सेंटर कौन सा है, कोई बताइए, तो आपको हमेशा बोल देना है यही ड्यूडेनम, जहां पर की पैंक्रियाज और बाइल डक्ट आकर के अपना सीक्रेशन छोड़ते हैं, वह ड्यूडेनम है। तो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म यही कहलाती है। इसलिए एसआई में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है ड्यूडेनम को। क्लियर? अब आगे चले, हो गया। नाउ कम टू थाइमस। थाइमस क्या है? थाइमस माने जल। जल को हमने दो चीज कहा था, जल बताया था, तुमने कहा जलीय स्पर्श। जलीय स्पर्श माँ बाप का स्पर्श होता है, छोटे भाई बड़े भाई का स्पर्श होता है, छोटी बहन बड़े बहन का स्पर्श होता है। ये जलीय स्पर्श है। इसमें प्रेम, दया, सहानुभूति, ये गुण होते हैं। तो वो जो गुण होते हैं वो मदरली ट्रीटमेंट कहा जाता है। इन सब स्पर्शों को मदरली टच कहा जाता है। ये मदर का टच। तो मदरली टच देने का काम जो है जल करता है, और जल करता है तो थाइमस एक वहां पर है। थाइमस क्या काम करता है? इसको धाइमा बोलते हैं। धाइमा में दाई माँ, जहां दाई माँ बोलते हैं, जहां दाई दाई बोल देते हैं, उसका शब्द, वास्तविक अर्थ जो शब्द है वो धाइमा है। और आप लोगों ने धाइमा की कहानी सुनी होगी, तो पन्ना नाम की एक धाइमा थी जिसने अपने बेटे को उस क्रूर राजा के सामने डाल दिया और उसको कटवा दिया, और रक्षा किसकी किया? महाराणा प्रताप के पूर्वजों की। तो वो धायमा थे। तो धायमा जैसे धायमा करती है, 14 वर्ष की उम्र तक बच्चे का लालन पोषण करती है, और जब बच्चा किशोर होने लगता है तो कहती है कि अब आप जाओ, अपने अपने राह लग जाओ। धायमा का कंसेप्ट जो धायमा थाइमस कहलाती है। थाइमस बिल्कुल हृदय के पास स्थित होती है, और ये जल को रिप्रेजेंट करती है, धायमा की तरह होती है। 14 वर्ष बाद ये बिल्कुल छोटी हो जाती है, ये ग्लैंड बहुत छोटी हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। 14 वर्ष की में थाइमस ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारे डिफेंसिव सिस्टम का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत हेड है ना। रेटिकुलो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई बोलेगा कौन सा शब्द है? रेटिकुलो, रेटिकुलो कोई स्प्लीन के लिए कहा था वो, रेटिकुलो इंडो, शब्द हम भूले, देखिए शब्द धीरे धीरे याद करिए। रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम, आरईएस, एक आरईएस शब्द आया था ना, स्प्लीन के संदर्भ में बताया था, ये पढ़ा था पूर्वा ने, पूर्वा मैम ने पढ़ाया था कि रेटिकुलो एंडोथेलियस सिस्टम के सदस्य है कौन? स्प्लीन के लिए कहा था। तो वैसे ही थाइमस जो है, थाइमस में हमने पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट डेवलप होते हैं, और वो कहाँ करते हैं? जो सेल में घुसे हुए जीवाणु हैं उनको किल करते हैं। सेल में घुसे हुए जीवाणु को किल करने का काम करते हैं थाइमस से ट्रेंड लिम्फोसाइट्स। तो थाइमस का रोल है। 14 वर्ष के बाद इनका काम खत्म, और ये इसीलिए 14 वर्ष के बच्चों को इन्फेक्शन कम होता है, और होता भी है तो जल्दी दूर हो जाता है। ठीक। नाउ कम टू पृथ्वी। पृथ्वी माने आया, अब पृथ्वी माने भारी भरकम। तो पृथ्वी में क्या है? भारी भरकम हड्डियां हैं। हड्डियां है तो क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम जहां बनता है, या कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो करता है, या कैल्शियम का बैलेंसिंग जो करता है, या रेगुलेशन जो करता है कैल्शियम का, ऐसा है ग्लैंड हमारे पास पैराथायराइड। गले में जहां थायराइड है वहीं पर 4 पैराथायराइड ग्लैंड है, दोनों तरफ उसके 4 हैं। तो वो पैराथायराइड है, इसलिए उसका काम वही रोल है जो पृथ्वी का रोल है, जैसे कैल्शियम का रोल है। तो कैल्शियम चूंकि वहां पर पृथ्वी में बहुत महत्वपूर्ण, 99% कैल्शियम, पूरे टोटल कैल्शियम का 99% आपकी हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है, और शेष 1% आपका बाहर होता है। तो वैसे ही पैराथायराइड कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए, कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम के उसके लिए, इसलिए उसको पृथ्वी के साथ
काल, चूंकि हमने कहा था काल जो है जैसे वायु और काल दोनों मिल करके आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, तो हमने कहा था काल अगर न हो और काल का सपोर्ट न हो तो आप व्यक्ति महान नहीं बन सकते। काल का सपोर्ट होना चाहिए। काल का सपोर्ट यही समयबद्धता, नियमित स्वाध्याय, नियमित अध्ययन, सदाचार, अच्छे विचार, सद्विचार, ये सब उसी की गुण है। क्यों? हमने कहा था संस्कार माने होता है कि संस्कार केवल एक चीज नहीं होती है, संस्कार केवल अभ्यास नहीं होता है, बल्कि संस्कार वो होता है कि जब एक आपका गुण आपके अंदर हो तो 4 गुणों को आकर्षित कर सके, वो संस्कार है। ठीक है, तो वही संस्कार जब होता है तो काल के बिना आपका, थायराइड ऐसी ग्रंथि है जो आपको बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है? विकास में इसकी बड़ी, ग्रोथ हार्मोन में बहुत बड़ी भूमिका है इसकी भूमिका। आपके जितने हार्मोन्स होंगे उन सब में जहां जहां ग्रोथ, जहां जहां अच्छाई होगा, सबका थायराइड ग्लैंड का यूज है। टेम्परेचर जितना कह लीजिए, टेम्परेचर इम्बैलेंस, कोई आगे जो आपके विकास के या ग्रोथ के या आगे सृष्टि करने के जो भी होंगे, उसमें थायराइड का रोल है। ठीक, तो ये थायराइड को रखा गया काल के साथ। दिशा आ गई पिट्यूटरी ग्लैंड। दिशा और ऊपर देखिए आने लगा। तो दिशा का काम क्या था? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये दिशा जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड भौतिक सुखों की सबसे बड़ी नियंत्रक जो है एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड है। और ये कहाँ होती है? वहीं पर जहां, उसी के पीछे होती है ब्रेन में, उसी हिस्से में जहां पर नारियां बिंदी लगाती है। और ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से भौतिक सुख, जितने भौतिक सुख मिलते हैं वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से है। 7 ये ग्लैंड 7 जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, 5 का इंटीरियर से और 2 का पोस्टीरियर से। लेकिन ये सब पूरे शुरुआत जन्म से लेकर के और आपके प्रजनन तक के लिए ये सब जिम्मेदार है। कौन सा ऑर्गन नहीं है? एडीएच तक इसमें आपका कितना सोडियम बाहर निकलेगा किडनी से, ये भी तय करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, क्लास भले खत्म हो जाए, क्लास तो चलता रहेगा, आगे चलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत कम हुआ, चूंकि ये बताना यही बेस है, इसको बता देंगे तो फिर सरल हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड बेस है बहुत बड़ा, और ये, लेकिन ये सौतेला पुत्र है, पुत्र या पुत्री जो भी समझ लीजिए। ठीक, कौन? क्योंकि जो इसके, ये नहीं मतलब इसके 2 भाग हुए ना, इंटीरियर पोस्टीरियर। तो जो इंटीरियर है वो सौतेला है, और पोस्टीरियर जो है वो अपना सगा है। ठीक, वो हाइपोथैलेमस कर देता है काम, हम तुम्हारा काम कर देंगे, कि इसका काम खुद करना पड़ता है। बहुत मेहनती पिट्यूटरी का, जो इंटीरियर पिट्यूटरी जहां से आपको 7 निकलते हैं शायद वहां। अब मन, अब भौतिक सुखों को जैसे पिट्यूटरी है, दूसरा के साथ रखा गया मन जो है गुलाबी होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। तो पीनियल ग्लैंड, लेकिन मन ही तो है जो ईश्वर से संपर्क कर सकता है, मन ही तो है जो कोई भी विचार कर सकता है, मन ही जो आध्यात्मिक बात चिंतन कर सकता है। तो मन के साथ जोड़ा गया भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुखों का सबसे बड़ा नियंत्रक पीनियल ग्लैंड है। ये जो सीक्रेशन करती है, वह सीक्रेशन रात के अंधेरे में ही संभव है। रात में नहीं, अंधेरे में ही संभव है। इसीलिए इसका सीक्रेशन हमेशा अंधेरे में होता है, दिन में ये नहीं होता है। और यही इसके सीक्रेशन से नींद आने की भी संभावना बढ़ती है। तो ये समझ लीजिए, तो ये मन जो है आध्यात्मिक, जहां ब्रह्म से आपका साक्षात्कार होना है, जहां आपका ब्रह्मांड से साक्षात्कार होना है, उसके लिए मन का ये पीनियल ग्लैंड है। क्लियर? इसके बाद बचा 2, हाइपोथैलेमस आत्मा के साथ रखा गया, सबसे शक्तिशाली एंडोक्राइन सिस्टम है, क्योंकि यही आपने बताया था लिम्बिक सिस्टम का हेड यही है।
लिम्बिक सिस्टम का हेड यही है, और पूरे इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का जो जितने हैं सब ऊपर से लेकर इन सब का हेड यही है। और इसी के बगल में थैलमस है, हाइपोथैलेमस के बगल में थैलमस है, जिसको हम लोगों ने उससे उससे कम नहीं है, उससे कम नहीं है। और हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के भी थैलमस भाग है, लिम्बिक सिस्टम के भाग भी थैलमस है। तो इसलिए थैलमस को हम लोगों ने तम के साथ रखा, क्योंकि बड़ी शक्तियां थी, ये बड़े इंडोक्राइन सिस्टम थे, इसलिए थैलमस को हम लोगों ने रखा राइट में और लेफ्ट में रखा हाइपोथैलेमस को। तो अगर टेम्परेचर का कभी कंट्रोल में नहीं हो पा रहा हो तो हाइपोथैलेमस के वात जॉइंट में आप लोग हमेशा ट्रीटमेंट करिए। ये सारे ऑर्गन्स जितने बता रहे हैं ना, नंबर 1, ये सब जितने ऑर्गन के अलावा इंडोक्राइन, बॉडी होल्स, एक्शन सेंस ऑर्गन, टिश्यूज, ये सब आपके पित्त जॉइंट में रखे गए हैं। ये सब ऑल आर इन पित्त जॉइंट, नोट कर लीजिए आप लोग सारे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तिवारी जी, समय हो रहा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, बोलिए। और सब लोग और लोग बताएं, आपको खाना। सर मैं लेफ्ट कर सकती हूँ, मुझे पूजा करनी है। तो बंद कर दे हम लोग। जी सर, नहीं सर, 7:30 बज नहीं चुके सर, हैं। बोलिए। नहीं सर, थोड़ा देर और। तो जने दो जिसको लिफ्ट करना है पूजा कर लें, लेकिन वो वीडियो तो मिलेगा ही। वीडियो चल रहा ना तिवारी जी? हाँ सर, रिकॉर्डिंग हुई है। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक। तो हम आगे चले हम लोग तब, क्योंकि हाँ, सर। ये बहुत बढ़िया प्रवाहवान है, होता है ये बहुत, क्योंकि समझ में आता है। हाँ सर, समझ में भी आ रहा है। हाँ समझ। अब हम लोग बॉडी होल्स की चर्चा करें। ये सब पित्त जॉइंट में रखे गए, जहां भी होंगे उसमें पित्त जॉइंट में ये है। अब देखिए बॉडी होल्स की जब बात आई तो हम लोगों ने माना कि पूरे हमारे बॉडी होल्स में आप देखिए कितने हैं, 10 है ना, 10 है। तो 10 में आप नेवल को कहीं कहीं नहीं मान रहे होंगे, बॉडी होल्स में कहीं कहीं नहीं मान रहे होंगे, ठीक। लेकिन नेवल क्या है, इसी से जन्म हुआ है, नाल बंधी हुई है, यहीं से मदर से संसार में आप आए हुए। तो नेवल को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस दिया गया सृष्टि से, सृष्टि में जो उत्पन्न हुए तो नेवल, तो इसलिए नेवल को हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण माना, 0, वहीं से जन्म हुआ, सृष्टि वहीं से हुई, तो नेवल मान लिया गया। अब आगे उसी तरह आइए आकाश। अब आकाश देखिए, अगर हम लोग पहले एक्शन सेंस ऑर्गन को पढ़ेंगे तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले वो बता देता हूं, एक्शन सेंस ऑर्गन माने ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री। तो पहले ज्ञानेंद्री को 1 नंबर से शुरू करिए, पहले ज्ञानेंद्री को लिया गया। तो हमने कहा था शब्द, तो कान के साथ क्या था, जब हम लोगों ने कहा था इसमें था, हम लोगों ने कहा था ना कि ये है लंग्स, तो लंग्स में हम लोगों ने कहा, तो राइट एसेट में हम लोगों ने कहा, तो हम लोगों ने कहा था आकाश। आकाश माने आकाश का रूप क्या है, तन्मात्रा क्या है, शब्द। तो शब्द माने कान, तो कान को हम लोगों ने उसके सेंस ऑर्गन, पहले सेंस ऑर्गन है बाद में एक्शन ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन में ईयर को हम लोगों ने दिया राइट एसेट में, क्यों, आकाश। आकाश के साथ हम लोगों ने रखा बीच में, सब मिडिल फिंगर में है, सब मिडिल जॉइंट में है, ठीक है, पित्त जॉइंट में। तो आकाश के साथ हम लोग रख दिया शब्द को, यानी कानों को। फिर हम लोगों ने कहा वायु, वायु के साथ क्या था हम लोगों ने, स्पर्श। तो स्पर्श माने जब तक स्किन से स्पर्श नहीं होगा तब तक मालूम कैसे पड़ेगा, तो स्पर्श, स्किन, स्पर्श। तो स्किन को हम लोग रख दिया कहां पर, स्किन से ही। स्किन सबसे बड़ी संवेदना है, देखिए ईयर वगैरह सब जितना करते हैं, आईज, टंग, नोज सब जितना करते हैं, स्किन सबसे महत्वपूर्ण है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। चरक संहिता कहती है कि स्किन में सबकी क्षमता है, ईयर, आईज, टंग, नोज सबकी, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए तो लेकिन है स्किन वायु के साथ जोड़ा गया है, वायु स्पिन, वही स्पर्श, यूं टच करता है कोई तुरंत मालूम, वायु, जब तक वायु नहीं होगी तो ये स्पर्श आपको महसूस नहीं होगा, ठीक। देन फिर क्या है, तीसरी क्या थी, अग्नि। अग्नि के साथ क्या होगा, रूप। रूप माने आंखों से देखेंगे ना, तो रूप माने आंखें, आंखों से देखेंगे। फिर चौथा जल आया, तो उसमें क्या हुआ,
हम लोगों ने क्या कहा, जल माने रस रस रस, रस रस किससे आएगा, टंग, ठीक। और फिर आ गया गंध, गंध किससे होगा, नाक। तो ये हमारे ये सेंस ऑर्गन हो गए। अब कर्मेंद्रियों की बात चली, तो कर्मेंद्री कौन है, कर्मेंद्री, अब हम काल आ गया। तो काल हमने कहा था कि व्यक्तित्व, बार बार कह रहे हैं मन, मन और काल, वो वायु और काल दोनों व्यक्तित्व का निर्माण कर। व्यक्तित्व कहाँ से मालूम होगा, कौवा और वो कोयल बोलती है, तो कौन कौन माना जाता है व्यक्तित्व बढ़िया वाला, कोयल कोयल। क्यों, कोयल की मधुर वाणी, तो आवाज इसलिए, इसलिए स्पीच। जब आप अच्छा बोलते हैं और आप खराब बोले तो कहेंगे बहुत बदमाश है, लंपट है, धूर्त है, और कहीं कहेंगे बढ़िया क्या क्या बोलता है। तो वो स्पीच काल के साथ जोड़ी गई, ठीक है। व्यक्तित्व निर्माण का स्पीच करती है, ध्यान रखिए, इसको भूलिएगा नहीं। फिर क्या हुआ, दिशा, दिशा माने चलने का, पैरों से चलेंगे ना अभी तो दिशा मिलेगी, तो पैर। फिर मन, मन के सबसे करीब कौन है, हाथ ही है, कर्मेंद्री में सबसे करीब मन के हाथ है, और हाथ सबसे अधिक एक्शन करते हैं। जैसे मन सबसे अधिक सक्रिय है, वैसे ही हाथ सबसे अधिक सक्रिय है, सबसे अधिक काम। मेरे पैर तो मेरे स्थिर है, मैं हाथ चल रहे हैं नहीं, तो मन, मन के साथ जोड़ा गया आर्म्स को, हाथों को। अब ये थोड़ा सा गलत शायद होगा, लेफ्ट थंब इसमें इसमें जोड़ा गया है, नहीं उल्टा है शायद, वो मुझे लगता है ये चेंज है, ऊपर से नीचे इसमें करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये जो एक्शन ऑर्गन है, ये नीचे वाला जहां एनएस लिखा हुआ है, इसको आप लोग करिएगा ऊपर वाला, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एक्शन ऑर्गन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पर ये नीचे आ जाएगा, इसमें एनएस की जगह, और एनएस वहां चला जाएगा। तो तब में रखा गया एनएस को, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखा गया आत्मा के उसको, ठीक है, 9 नंबर पे। ये क्लियर हुआ। अब चले हम लोग, अब इसको बताने पे ये सरल हो जाएगा। तो नेवल को हम लोगों ने रखा 0 नंबर को, नेवल को रख दिया। अब हम लोग राइट, अब आकाश के आ गए। तो हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया, हमारा पहले कहा था ईयर, हम लोग कान कहा था ना, तो कान अब शुरू कर दीजिए। अब होल माने कान 2 होल हैं, नाक 2 होल हैं, बायां दायां, आंख 2 हैं, मुंह 1 है, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7, 7 तो हमारे यही हो गए। अब बचे 3, 7 3 10 ना, तो 3 में देखिए, 3 अपने आप ही समझ में आ जाएंगे ऊपर। तो नेवल 1 हो गया तो 8 हो गया। अब बचा 2, तो रिप्रोडक्टिव होल और एनएस होल 2 होल। तो कैसे शुरू हुआ, ईयर से पहले ईयर था शब्द, तो राइट ईयर और लेफ्ट ईयर। फिर उसके बाद फिर हम क्या था, फिर हमारे पास लेफ्ट आई में क्या था, आईज, तो लेफ्ट आई माने 3 नंबर, और 4 नंबर माने राइट आई। फिर नोस्ट्रिल 5 नंबर राइट नोस्ट्रिल, और 6 नंबर लेफ्ट नोस्ट्रिल। वही नंबर दाहिने तरफ 5 होता है और लेफ्ट वाले में 6 होता है, राइट में 4 होता है, लेफ्ट में 3 होता है। तो वैसे ही नंबरिंग कर दी गई, राइट ईयर, लेफ्ट आई, राइट आई, फिर राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल, फिर 7वां मुंह। तो 7 जो हमारे होल हैं, ये यहीं पर इसी चेहरे पर स्थित है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और तह तह सुर बैठे कर था, ये सब हमारे झरोखे हैं। झरोखे मीन ब्रेन को ये बताते हैं, सूचना देते हैं, भैया ये आ गया, अब आज पढ़ाएंगे, 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, ये है ना, ये सब सूचना देने काम जो है यही करते। तो माउथ तक यही हो गया। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद लेवल हम लोग दिए तो 8 हम लोग हो गए। अब 2 बचे, तो आगे से चलिए, ऊपर से आगे आए, तो पहला हम लोग पास आया रिप्रोडक्टिव होल। तो इस रिप्रोडक्टिव होल में कोई प्रॉब्लम होगी होल के रूप में, तो आप इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। और एनएस में फिर आ गया एनएस। तो हम लोगों के पास चिकित्सा के तमाम आयाम हुए। एनएस को कहाँ 3-4 जगह रखा गया, तो सब जगह उपयोगिता के अनुसार रखा गया। आपके ट्रीटमेंट का पैरामीटर बढ़ गया, ये भी तो सोचिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी ज्ञानेंद्रिय करेंगे तो कर्मेंद्रिय का नहीं हो पाएगा, या किसी फंक्शन करेंगे तो स्ट्रक्चर का नहीं हो पाएगा, या स्ट्रक्चर करेंगे तो फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी उपयोगिता को बता रहा है।
नेक्स्ट कम। अब एक टिश्यू रह गया, फिर आपको कुछ नहीं, सिंबल है। टिश्यू में है क्या, देखो टिश्यू बता दो बस। टिश्यू में देख क्या है। अब हम फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक, तो हम लोगों का रस, तो रस से क्या अंदाज लगा रहे हैं आप लोग? रस माने जल। जल। तो जल की उंगली कौन सी थी बताइए? बहुत बढ़िया, जल 4। 4, बस। तो 4 नंबर में जल, रस आ गया। रक्त किसमें रखा था हम लोगों ने? रक्त कहाँ है? लीवर की जगह 3 नंबर। तो लीवर है ना, लीवर अग्नि। रक्त का संग्रहण करता है, ये भी तो है, रक्त को रोकता है, संग्रहण का, संग्रहित करता है। तो रक्त हो गया, तो रस, रक्त। अब रस, रक्त तय हो गया। अब आप फिर शुरू में आ जाइए। मांस, पहला नंबर तुम्हारा ये उंगली थी ना, मांस। मेद, अस्थि, फिर फिंगर नंबर 3 4 हो चुकी है, तो 5वें नंबर तो आएगी अस्थि। 5वें में बोनी है ना, अस्थि। मज्जा, 6 नंबर शुक्र। शुक्र में दोनों आएगा, सीमन दोनों आया, सीमन भी आया, ओवा भी आया। ठीक है, दोनों लिख लीजिएगा आप। और राइट में बाद में हम लोगों ने क्या किया, 8वें नंबर पे ओजस कर दिया। वैसे हम उसमें नहीं है, चरक संहिता में नहीं है, लेकिन ओजस हम लोगों ने कर दिया कि इन सब के संग प्रभाव से जो आपके चेहरे का तेज होता है, जो आप कहते हैं प्रभा मंडल है, वो प्रभा मंडल ओजस है। ये प्रभा मंडल ओजस के रूप में है, जो सब इन सारे धातुओं का जो संयुक्त प्रभाव है, वो आपको क्या है, आपका बिल्कुल, उसको हिंदी में अगर बोलेंगे उसमें तो कहते हैं वीर्यवान है। तो ऐसा नहीं कि वो वीर्यवान बने, इन सब का संयुक्त प्रभाव की वजह से जो उसका चेहरे का तेज है, प्रभा मंडल है, उसको प्रभा मंडल बोल देते हैं, आभा बोल देते हैं। कहते हैं आभा देखिए, प्रभा मंडल देखिए, तो वो जो है। ठीक है, तो यहाँ तक ये टिश्यूज हो गए। अब बची केवल एनर्जी। एनर्जी में कुछ नहीं है, तम के साथ डार्कनेस आप समझ सकते हैं। आत्मा सबसे अधिक प्रकाशमान है, बता रहे थे ना, लाइटनेस और डार्कनेस। लाइटनेस आप लोगों ने पढ़ा था, बोलिए हाँ वहां ना, यस सर। पढ़ा था ना, उन्होंने बताया कि डार्कनेस और लाइटनेस, तो वही है। आत्मा सबसे अधिक प्रकाशमान है, तो लाइट उसकी है, वो उसका लाइट का पुंज है, तेज का पुंज है वो। अब बचा कौन? ये तो पहला 2 तय हो गया। अब बचे कौन? जब पहला शब्द हम लोगों ने कहा, अपने आप साउंड देखा, साउंड, टच, रेडियंस माने रूप, टेस्ट माने जल, वही टेस्ट मतलब वो रस, और गंध, स्मेल माने गंध। अब यहां से शुरू हुआ कर्मेंद्री वाला जो है, यहां से बस केवल एक इसमें टफ है और नहीं। स्पीच के साथ साथ चाहे देखिए, हम लोग अहंकार को आप खराब मत मानिएगा, ऐसा मत मानिएगा कि अहंकार माने खराब। अहंकार मैंने आपको बताया था, शायद आप लोग बोले न हो, तो मैंने कहा था कि जब कोई आलोचन ज्ञान होता है तो सबसे पहले अहंकार पैदा होता है मन में, कि मैं इसका कर्ता मैं हूं, मैं इसका ज्ञाता मैं हूं, ये जानने वाला मैं हूं, पहली बार मैंने जाना है, तो वो अहंकार है। तो वो अहंकार जो है वो आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा मत, अहंकार नष्ट होता तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं होता, न लेडी न पुरुष न किसी का। ठीक है, वो 1% में चाहिए, वो अधिक हो जाएगा तो गड़बड़ है। तो वो अहंकार, इसलिए अहंकार को स्पीड के साथ, काल के साथ जोड़ा गया। ठीक, फिर सेरेबेलम दिशा के साथ किसको जोड़ा गया? एम, मोटो, हमारा क्या उद्देश्य है, कहाँ जाना चाहते हैं? हमको जाना प्रयागराज है कि हमको जाना दिल्ली, ये तय करना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा दिशा हो जाएगी। तो एम, हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमको तय करना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य जन कल्याण है, क्या है, हम उस मार्ग में आगे बढ़ना है। अगर हमको जन कल्याण के मार्ग में जाना है तो हमको थेरेपी समझनी है, हमको किताबें पढ़ना है, हमको ज्ञान अर्जित करना है, हमको एक्सपीरियंस करना है, हमको ट्रीटमेंट करना है, ये एम है। फिर मन संकल्पित होता है, मन संकल्प लेता है कि भैया मैंने तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे तो सेमेस्टर 10 करने ही करने। ये दृढ़ निश्चय बताता है कौन? मन, डिटर्मिनेशन। मन संकल्पित लेता है। संकल्प आप हाथों में लेते हो ना, देखिए हाथ भी इसमें है,
आर्म्स, हाथ, हाथ और डिटर्मिनेशन। और क्या लिया? संकल्प लेते हैं। देखिए याद करिए, आप लोग अब पूजा करते होंगे तो अक्षत लीजिए, पंडित जी बोलेंगे अक्षत लीजिए, पुष्पमाला ले लीजिए, थोड़ा सिक्का ले लीजिए और जल ले लीजिए, बोलते हैं ना। और कहते हैं कि बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु, बोलते हैं ना। हाँ सर। तो ये जो Yes, है sir. वो संकल्प ले रहे हैं आप, क्या कि हे देवी देवता, हे मेरे जो भी आप आराध्य देव हैं, हम अपने परिवार सहित, मैं इस कुल का हूँ, मैं इस वंश का हूँ, मैं इस जगह का हूँ, मैं इस जगह के मैं निवासी हूँ, मैं इस घर में हूँ, मैं इस जगह पर स्थान पर हूँ, और मैं अपने सारे कुल देवी देवताओं को और अपने घर परिवार सबको आपके साथ संकल्पित होकर के और ये कहता हूं कि मैं जो आपका संकल्प ले रहा हूं इसमें आप मेरी सहायता ये करें कि आप मेरे जो भी कोई शाप है उसका उद्धार करें, आप कोई मेरे जो कल्याण की कामना है वो मेरे लिए उत्पन्न करें, और मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। यही तो करते हैं हिंदी, मतलब शाप भावार्थ यही है, आप कुछ भी कहते हो संस्कृत में, है ना। तो वही संकल्पित डिटर्मिनेशन अंत में हो गया। तो अब इस प्रकार, और आयु हमारी 99 वर्ष रखी गई है, 99 वर्ष तक सभी को जीवित रहना है और सुखपूर्वक जीवित रहना है, यह संकल्पित होना पड़ेगा सबको। तो इस तरह हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। और कोई पॉइंट है, किसी पूछना है इसमें बताइए, तो मैं भी नहीं तो इसको हटाऊं। नहीं सर, अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ये जो हमारा ये देखिए, ये वाला हम इसलिए कहते हैं, इसको मन से इसलिए कहना पड़ता है कि जब तक ये नहीं समझ में आएगा